हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेशन। एंड टुडे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेरी की है कि सर, अगर हम अभी स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें, तो क्या गेट 2025 क्रैक हो सकता है? और ना सिर्फ क्रैक हो सकता है बल्कि रैंक आ सकता है क्या? क्या हमें अच्छी आईआईटीज़ मिल सकती है? लाइक आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, ये मिल सकता है क्या? क्या हम पीएसयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्या? क्या उस गेट रैंक पे हमें पीएसयूज बुलाएंगे? क्या इतना सम्मानजनक रैंक हम ला सकते हैं क्या, अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो? वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डेफिनेटली लेट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली तुम्हारे पास टाइम कम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम गेट क्रैक कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आप गेट 2025 को अभी से शुरू करो तो भी क्रैक तो कर सकते हो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। कुछ ही दिन सितंबर के बचे हैं, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 4.5 महीने से भी कम का समय हमारे पास है, जिसके अंदर हमें सिलेबस भी करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट भी देने हैं। तो गाइज, आपको पर डे बेसिस पे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। पॉसिबल तो है, लेकिन अब इसमें आगे 4.5 महीने की आपकी कंटिन्यूस मेहनत है। ठीक है, अब उस एटीट्यूड से नहीं चलेगा कि मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो रहने दिया। उस एटीट्यूड से नहीं चलेगा। आपको अब अच्छे से करना होगा, मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे चीज़ें आपको करनी होगी, तो डेफिनेटली हो जाएगा। पॉसिबल डेफिनेटली है, बिल्कुल है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपना कितना एफर्ट वहाँ पे डालते हो। So can I crack GATE 2025 if I start now? The answer is yes, definitely yes. इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम गेट 2024 को क्रैक नहीं कर सकते। अभी भी 4 से 4.5 महीने बाकी है। तो अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, टाइम देते हो, तो डेफिनेटली आप गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, और वो भी एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर पाओगे। तो क्या क्या करना होगा उसके लिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो उस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट की, क्योंकि अगर आपको गेट 2025 क्रैक करना है और एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक करना है, तो वो बिना नॉन टेक किए नहीं हो सकता। नॉन टेक का मतलब है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन टेक का मतलब है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड की। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन दोनों की कंबाइंड वेटेज की अगर मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वेटेज है 13 मार्क्स, और जनरल एप्टीट्यूड की वेटेज है 15 मार्क्स। सो दोनों की कंबाइंड वेटेज हो जाती है 28 मार्क्स। तो गाइस 28 नंबर, और गेट का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो उस 100 मार्क्स में से 28 मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, आपको आपकी कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए काफ़ी है। ये नंबर सिर्फ नॉन टेक पार्ट में से ही आता है ना? तो गेट का सफ़र, गेट में सक्सेस का सफ़र बिना नॉन टेक किए तो नहीं हो सकता। तो आपका पहला फोकस नॉन टेक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले नॉन टेक सब्जेक्ट्स ही करने और टेक्निकल बाद में करने हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को भी पैरेलल में करो। मतलब एक टेक्निकल सब्जेक्ट और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। टेक्निकल में कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। नॉन टेक्निकल में कौन सा लेना है, पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ शुरू करो, और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड के साथ शुरू करो। फर्स्ट स्टार्ट विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड देन स्टार्ट विद द जनरल एप्टीट्यूड। टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 28 मार्क्स। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि इस 28 मार्क्स में से आप आसानी से 20 से लेके 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आप अभी करना शुरू करते हो तो भी।
मतलब थोड़ी सी मेहनत से आप 28 में से 20 to 22 मार्क्स ला सकते हो। डेफिनेटली जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर चुके हैं, वो बच्चे 28 मार्क्स में से 25 तक भी जा सकते हैं। बट आप अगर आज करना शुरू करते हो और जैसे मैं बताऊंगा वैसा करना शुरू करते हो, तो भी आप 20 to 22 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे गेट केमिकल इंजीनियरिंग में दोनों ही सब्जेक्ट्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या जनरल एप्टीट्यूड हो, दोनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइंड है एंड फाइनाइट है। मतलब क्या करना है वो भी पता है, और अनलिमिटेड नहीं है किसी एक टॉपिक का सिलेबस, लिमिटेड सिलेबस है, डिफाइंड है और फाइनाइट है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस सिलेबस का, नॉन टेक्निकल पार्ट का, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कई कई ब्रांच में मैंने देखा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या छोड़ना है। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फोरियर सीरीज़ है, जेड ट्रांसफॉर्म है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, इन्फानाइट सीरीज़ है, और इस तरह से कई सारे और चैप्टर्स हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। बहुत ही लिमिटेड डिफाइंड सिलेबस है, ओके, और फाइनाइट सिलेबस है, जिस वजह से इसको कर पाना आसान है। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का गेट एग्जाम के अंदर, वो भी बिल्कुल ही ना के बराबर है। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, तो फिर आप आसानी से मैथमेटिक्स में से 13 में से 13 मार्क्स ले आओगे, और एप्टी में से आउट ऑफ 15 आप 10 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि इनका जो सिलेबस है वो डिफाइंड है और फाइनाइट है। अब करना कहाँ से है? तो गाइस, मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए एक कोर्स लिया है, और उस कोर्स का नाम है PYQ कम रिवीजन कोर्स, जहाँ पर मैंने पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को डिस्कस किया है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। हर एक PYQ को विद सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस किया है, और PYQ का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया है। तो आप इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक को, जो मेरी PYQ कम रिवीजन सीरीज़ है, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको लास्ट 25 साल के सारे PYQ सोल्ड मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, एज वेल एज वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे आया था, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने वहाँ पे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इस PYQ कम रिवीजन कोर्स का जो लिंक है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये इंपॉर्टेंट लिंक्स डालता रहता हूँ। आप अगर अभी जाकर देखोगे तो अभी भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये PYQ कम रिवीजन कोर्स कर सकते हो। बहुत ही यू कैन से कि ऐसा कोर्स है जो डेली एक क्लास भी अगर आप देखोगे तो मंथ के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, और 13 मार्क्स में से 13 मार्क्स आप आसानी से लेकर के आ सकते हो, बिकॉज मैंने इस कोर्स के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है वो भी बताई है, साथ ही साथ PYQ का क्या सोल्यूशन है वो भी बताया है। तो इस तरह से पहले आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ख़त्म करो, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद फिर आप जनरल एप्टीट्यूड को ख़त्म करो, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी आप सिमिलर PYQ कम रिवीजन कोर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप इस कोर्स को कर रहे हो तो साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है, बिकॉज टॉपिक वाइज टेस्ट इज़ द की। तो जैसे ही आपने लीनियर अलजेब्रा फिनिश किया, लीनियर अलजेब्रा के PYQs प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट देना है, ये देखने के लिए कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे उसे आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, या ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक वाइज टेस्ट से आपको पता लग जाएगा। पूरे मैथमेटिक्स का एक टेस्ट देने से सारे टॉपिक कवर नहीं होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट देने से उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो सभी कवर हो जाते हैं। इसीलिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट है दैट इज़ नोन एज द की। तो हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। लीनियर अलजेब्रा खत्म हुआ तो लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट दो, लाप्लास खत्म हुआ तो लाप्लास का टेस्ट दो, कैलकुलस खत्म हुआ तो कैलकुलस का टेस्ट दो, डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट दो। इस तरह से हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद आपको उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ को अलग से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी अगर मैं पिछले टॉपर्स की बात करूँ
तो ज़्यादातर टॉपर्स ने इवोक क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था, तो वो आप ले सकते हो। साथ ही साथ हमारे कॉम्बैट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप कॉम्बैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, और आने वाले समय में अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ जैसी लॉन्च होती है तो आप उसे भी दे सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला काम है नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर करना। तो अगर आप आज से शुरू करते हो तो 30 दिन का टारगेट बनाओ कि 30 दिन के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद PYQs एंड विद टॉपिक वाइज टेस्ट फिनिश करना है, और उसके बाद अगले 30 दिन में आपको जनरल एप्टीट्यूड फिनिश करना है विद PYQs एंड विद टॉपिक वाइज टेस्ट। डिटेल्ड लेक्चर्स में मत चले जाना, वो बहुत ज़्यादा है। 100 लेक्चर्स के कोर्स है, होना जाना उसमें से कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली PYQ कोर्स में से, रिवीजन कोर्स में से चीज़ों को देखना। टाइम कम लगेगा, काम जल्दी होगा, और आपके मार्क्स उतने ही आने वाले जितने आते हैं। तो इस तरह से आप 28 मार्क्स में से 20 to 22 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब देखते हैं कि नॉन टेक्निकल पार्ट के साथ साथ कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। तो दो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट अगर मैं हटा देता हूँ तो उसके बाद बचते हैं आपके पास 10 टेक्निकल सब्जेक्ट, और उन 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से 5 ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट है विच आर वेरी वेरी इजी टू प्रिपेयर, और जिनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली जाने की नीड नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकली भी इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप आसानी से गेट में स्कोर कर पाओगे। उन सब्जेक्ट्स का नाम है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। ये सभी सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ में नहीं जाते हो, अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकली भी इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन 8 से 10 मार्क्स का आता है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग 8 से 12 मार्क्स की आती है। आईपीसी भी 8 से 12 मार्क्स की पूछी जाती है। सीटी 3 से 6 मार्क्स की आती है। मैकेनिकल ऑपरेशन 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये ऐसा स्कोर है कि आप इसका मिनिमम तो स्कोर कर ही सकते हो। मतलब 8 से 10 में अगर 10 का आता है तो 8 स्कोर हो जाएगा, 8 का आता है तो 6 तो स्कोर हो ही जाएगा। सेम विद एवरीवन। तो आसानी से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो द थिंग इज़ कि आप अगर इन्हें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ में प्रिपेयर नहीं करते हो तो भी काम चल जाएगा। आप इन्हें न्यूमेरिकली प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर न्यूमेरिकली। और जब मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकली प्रिपेयर कर लो, इसका क्या मतलब है, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा मैसेज है कि सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स को क्रैश कोर्स से करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और पूरा का पूरा कंटेंट आप कर पाओगे। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन वैसे 80+ लेक्चर्स में अवेलेबल है, बट क्रैश कोर्स में सिर्फ 30 लेक्चर्स के अंदर पूरा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। आईपीसी वैसे तो 80+ लेक्चर्स में अवेलेबल है, बट क्रैश कोर्स में 30 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरा आईपीसी पढ़ाया हुआ है। इसी तरह सीटी के क्रैश कोर्स में भी बहुत जल्दी आप सीटी को ख़त्म कर सकते हो। एमओ के क्रैश कोर्स में भी बहुत जल्दी एमओ को फिनिश कर सकते हो। इन 4 सब्जेक्ट्स के तो मैंने क्रैश कोर्स लिए हैं। जहाँ तक सीआरई की बात है तो आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाना, कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने सीआरई के क्रैश कोर्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन पांचों सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स को देखो, उससे सब्जेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ शुरू कर सकते हो। आप हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ शुरू करो, साथ में केमिकल टेक्नोलॉजी को शुरू कर दो, और पीछे जैसे कि मैंने बताया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका चलता रहेगा। तो एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे, एक हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, एक केमिकल टेक्नोलॉजी, तीसरा मैथमेटिक्स। तीनों का एक एक लेक्चर आपने देखा तो 6 घंटे की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई लेक्चर देखने में, और उस 6 घंटे में लेक्चर देखने के साथ साथ आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब 6 घंटे में नोट्स प्रिपेयर होने के बाद अगले 2 से 3 घंटे आपको उन नोट्स की रिवीजन करनी है। शुरू में आपको रिवीजन करने में 2 से 3 घंटे नहीं लगेंगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे, तो आपको 2 से 3 घंटे रिवीजन करने में लग जाएंगे। तो रिवाइज करना है डेली बेसिस पे, रिवाइज करना है लेक्चर नंबर 1 से। ऐसा नहीं है कि 15th लेक्चर चल रहा है तो आपको 15th लेक्चर रिवाइज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली रिवाइज करना है और लेक्चर नंबर 1 से रिवाइज करना है, ताकि पूरा सब्जेक्ट आपको याद रहे।
नहीं तो अगला करते रहोगे, पिछला भूलते रहोगे, यही कहानी होगी और एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सो डेली रिवाइज करना है, लेक्चर नंबर 1 से रिवाइज करना है, दैट इज़ द की। इस बात को ध्यान रखना। और जैसे ही कोई एक टॉपिक खत्म होता है, जैसे हीट ट्रांसफर में कंडक्शन खत्म हो गया, उसके पीवाईक्यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, सीटी के अंदर पेट्रोलियम खत्म हो गया, उसके पीवाईक्यूज करना शुरू कर दो। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा फिनिश हो गया, उसके पीवाईक्यूज करना शुरू कर दो। तो जैसे ही कोई एक चैप्टर ख़त्म होता है तो आप उसके पीवाईक्यूज करना शुरू कर दो। तो चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बस लेक्चर्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाते। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है, रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने, तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है तो आपको एडिशनल 1 घंटा या 1.5 घंटा पीवाईक्यूज करने में देना है, जब तक उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज खत्म नहीं हो जाते। सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चैप्टर की पीवाईक्यूज ज़्यादा नहीं होते, तो आप आसानी से चैप्टर की पीवाईक्यूज को कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर के पीवाईक्यू में आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। और जैसे ही आप पीवाईक्यूज को कर लेते हो तो फिर आपको उस चैप्टर का एक टेस्ट दे देना है, जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट आप बुला सकते हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द टॉपिक वाइज टेस्ट। इससे आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है और उसके बेसिस पे जो पीवाईक्यूज आपने किए हैं, उससे आप कितना अच्छा मार्क्स ला पा रहे हो अगर आप टेस्ट देते हो। तो इससे आपको पता लगेगा कि वेदर यू आर रेडी फॉर द टेस्ट और नॉट। बिकॉज याद रखो, सिर्फ लेक्चर्स देख लेने से या नोट्स बना लेने से रैंक नहीं आएगा। अगर आपको गेट में रैंक लाना है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, और क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट दे दो। बिकॉज टेस्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आपको काफ़ी और चीज़ें सीखने को मिलती है कि टेस्ट कैसे देना चाहिए, टेस्ट देते समय क्या मिस्टेक होती है, टेस्ट देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट देते समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती है जब आप टेस्ट दे रहे होते हो। तो इसीलिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हर टॉपिक के बाद देते रहना है। तो जब हीट ट्रांसफर के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, मतलब आपके सारे पीवाईक्यूज भी हो गए और आपके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंप्लीट हो गए। सेम विद द सीटी, सेम विद द मैथ। उसके बाद जैसे कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है, जैसे सीटी छोटा है वो पहले खत्म हो जाएगा, तो फिर आप एमओ स्टार्ट कर दो। और हीट ट्रांसफर खत्म होने के बाद आप आईपीसी स्टार्ट कर दो, आईपीसी खत्म होने के बाद आप सीआरई स्टार्ट कर दो। इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट और वो 2 सब्जेक्ट आप आसानी से आने वाले 2 से 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी टारगेट बनाओ तो आसानी से आप 1 मंथ में 3 का टारगेट लेके चलो, तो 2 मंथ में 6 सब्जेक्ट और 2.5 मंथ में आपके 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। मतलब 5 ये और 2 पीछे वाले, ये तीनों, ये जो 7 सब्जेक्ट है आप आसानी से अगले 2.5 महीने में ख़त्म कर सकते हो। मतलब बाय द एंड ऑफ नवंबर या बाय 15th ऑफ दिसंबर आपके ये 7 सब्जेक्ट्स विद पीवाईक्यूज विद टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। की यही है कि सिर्फ ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको एक्चुअली में उसमें से पीवाईक्यूज भी करने हैं और आपको फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं। की ये है, जो इस चीज़ को ध्यान रख लेगा वो तो गेट में रैंक ले आएगा, बट जो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेगा, बस लेक्चर देखता रहेगा, नोट्स बनाएगा, वो शायद क्वालिफाई भी ना हो पाए। बच्चे अक्सर सिलेबस तो कर लेते हैं बट रैंक नहीं ला पाते हैं, बिकॉज वो ना तो पीवाईक्यूज करते हैं ना टेस्ट देते हैं, डायरेक्टली फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देते, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना है ताकि आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ट्राई करने हैं ताकि वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। जब टॉपिक्स क्लियर होंगे तो चैप्टर्स क्लियर होंगे, चैप्टर्स क्लियर होंगे तो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, जब सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर पूरा का पूरा गेट पेपर भी आपके लिए ईजी बन जाएगा और आप रैंक ला पाओगे। तो ध्यान देना कि जब भी कोई सब्जेक्ट में कोई एक चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको करने हैं और उस चैप्टर के आपको टेस्ट देने हैं। बिना पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए आप अगला चैप्टर फिनिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगला चैप्टर जैसे फिनिश होगा तो अगले चैप्टर के पीवाईक्यूज आ जाएंगे, अगले चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट आ जाएंगे। तो इससे पहले कि वो आए, आप पहले ही चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और चैप्टर वाइज टेस्ट देकर अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है। आपको न्यूमेरिकली इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, और न्यूमेरिकली प्रिपेयर करने के लिए क्रैश कोर्स काफ़ी है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करते रहने हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देते रहने हैं, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी आपको समझ हो जाए
और जब PYQs आप कर लोगे, टेस्ट आप दे दोगे, तो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन गेट में बन सकता है वो सब आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको ये डर नहीं रहेगा कि मुझसे क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा, क्या क्रैश कोर्स देखकर मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली जब आप PYQs कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनका सोल्यूशन देख लेना और सोल्यूशन देखकर उन्हें दोबारा सोल्व करना। इसी तरह जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे, कुछ कर पाओगे। जो नहीं कर पाओगे उनका सोल्यूशन देखकर आप दोबारा सोल्व करना शुरू कर देना। इसी तरह जब सेकेंड अटेम्प्ट करोगे तो आपसे PYQ सोल्व हो जाएंगे, आपसे टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के 3 अटेम्प्ट आपको देने हैं। 3 अटेम्प्ट्स मिनिमम है जो कि आपको देने हैं। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के PYQs जो है वो आपको 3 बार ट्राई करने हैं, और किसी भी एक सब्जेक्ट के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो भी आपको 3 बार अटेम्प्ट करने हैं। पहली बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपसे 30% एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, मतलब कि आप 30% क्वेश्चंस को कर पाओगे। इससे कम कर पाते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रैश कोर्स दोबारा करना पड़ेगा या रिवीजन की नीड है। बट 30% अगर आप कर लेते हो खुद से बिना देखे तो मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जब आप दूसरा अटैम्प्ट दोगे तो फिर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 60% PYQs को कर पाओगे और टॉपिक वाइज टेस्ट में 60% मार्क्स आप ला पाओगे। सिमिलरली जब आप थर्ड टाइम अटैम्प्ट करते हो तो फिर आप चैप्टर वाइज PYQs में से 90% PYQs आप खुद से कर पाओगे और टेस्ट में भी 90% मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। तो जब 3 अटैम्प्ट देने के बाद आप 90 के मार्क तक पहुंच जाते हो तो आप ये समझ लेना कि वो चैप्टर, वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट अब आपका पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है और अब आप रेडी हो गेट देने के लिए। और अब गेट के अंदर भी आपसे अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो ये 7 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इन 7 सब्जेक्ट्स के आपको अंदर अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। और इन 7 सब्जेक्ट्स में से गाइस अगर इन 5 की बात करूं तो इन 5 में से आप आसानी से 25 मार्क्स को स्कोर कर ही सकते हो। मिनिमम 25 मार्क्स कैन बी स्कोर्ड। जो मिनिमम 25 मार्क्स है ना, आप आसानी से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो 25 मार्क्स अगर आप यहाँ पे ले आते हो, 20 मार्क्स अगर आप यहाँ पे ले आते हो, आपके 45 मार्क्स आ जाते हैं और 45 मार्क्स आते ही आप टॉप 500 में पहुँच जाओगे। टॉप 500 गाइस। तो इसीलिए ये 7 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमें टॉप 500 में नहीं जाना है, हमें टॉप 200 में जाना है। तो टॉप 500 से 200 में जाने की जो जर्नी है ना, वो जर्नी डिसाइड करेगी बाकी के 5 सब्जेक्ट्स। मतलब जो इसके अलावा 5 सब्जेक्ट्स रह गए हैं अब उनकी बारी आती है और वो हमें हेल्प करेंगे 500 से 200 तक जाने में। अब वो कैसे करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं ये है मास ट्रांसफर ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस कैलकुलेशन। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास बच गए हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली जो पीछे मैंने आपको 7 सब्जेक्ट्स बताए हैं उन्हें करने में आपको नवंबर तक का टाइम लग सकता है या मैक्सिमम 15 दिसंबर तक का समय भी आपको लग सकता है। तो 15 दिसंबर के बाद अब आप क्या करने वाले हो, ऑब्वियसली अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कोर्स करने बैठ गए तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस देखना शुरू कर देना है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू वॉच द रिवीजन क्लासेस। जैसे मास ट्रांसफर ऑपरेशन की मैंने रिवीजन क्लासेस ली है। इन रिवीजन क्लासेस में पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और वो भी सिर्फ 20 घंटे के अंदर अंदर। मतलब 15 से 20 घंटे में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ सकते हो। और सब्जेक्ट समझने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन सोल्व द PYQ एंड यू कैन सोल्व द प्रीवियस ईयर्स, यू कैन सोल्व द टेस्ट। आप टेस्ट दे सकते हो और PYQ सोल्व कर सकते हो रिवीजन क्लासेस देखने के बाद। ध्यान रखना आप ऑलरेडी एक बीटेक स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े नहीं हुए, पढ़े हुए हैं, बस क्लैरिटी उसमें चाहिए। अब पूरा डिटेल कोर्स देखने का तो समय ऑब्वियसली नहीं है, बट अगर आप रिवीजन क्लासेस भी देख लेते हो ना तो भी आप आसानी से इस पूरे सब्जेक्ट को कर पाओगे। इसी तरह PDE की रिवीजन क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है, बट उस समय पे जब दिसंबर आएगा तो डेफिनेटली मैं PDE की रिवीजन क्लासेस ले लूँगा। इसके अलावा FM, थर्मो और PC इनकी रिवीजन क्लासेस के लिए मैं अपनी जो टीम है अनअकैडमी की,
सो बीइंग द एचओडी ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग, मैं अपनी अनअकैडमी टीम को ये इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, उनको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से रिवीजन क्लासेस लेनी है। सो वो आपके लिए रिवीजन क्लासेस ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये पांचों सब्जेक्ट रिवीजन क्लासेस से देखने हैं। इससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और शॉर्ट नोट्स बनने के बाद आप पीवाईक्यूज ट्राई कर सकते हो। इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज टेस्ट देने की आपको नीड नहीं है, बिकॉज तब तक इतना समय नहीं होगा कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो। बट पीवाईक्यूज आप जरूर करना। और पीवाईक्यूज करने के बाद क्या होगा कि जब आप फुल लेंथ टेस्ट देने जाओगे तो बेनिफिट ये है कि फुल लेंथ के अंदर इन सब्जेक्ट्स में से जो भी इजी क्वेश्चन आया हुआ होगा आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। अल्टीमेट देखो गाइस, एम क्या है? एम ये है कि बाकी के जो 7 सब्जेक्ट्स है उनके तो हम सारे क्वेश्चंस कर पाए, बट ये जो 5 सब्जेक्ट्स है इनके सारे नहीं भी हुए तो भी जो आसान आसान सब्जेक्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ के जाते हैं ना, तो फिर उसका ईजी हो या डिफ़िकल्ट हो कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। बट जब हम सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाते हैं, ऊपर ऊपर से हमें आइडिया होता है, तो ऐसे में उस सब्जेक्ट का जो आसान क्वेश्चन होता है जो कि हर कोई कर लेगा वो तुम भी कर लोगे। ऐसे में क्या होगा, अगर हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन भी तुम कर पाए, 10 नंबर तुम एडिशनल ला पाए, तो 45 का 55 हो जाएगा और 55 आते ही तुम टॉप 200 में चले जाओ। तो पहले के ये दो सब्जेक्ट हैं नॉन टेक्निकल, ये आपको कट ऑफ क्वालिफाई करवाएंगे। ये जो 5 सब्जेक्ट है आगे, ये आपको कट ऑफ क्वालिफाई करवाने से 500 तक में लेके जाएंगे। और ये जो 5 सब्जेक्ट है ये आपको टॉप 500 से टॉप 200 में ले आएंगे। ठीक है, तो एम क्या है कि इनको इतना कर लेना है कि एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो सब काम कर ही पाए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रिवीजन क्लासेस कर ली और अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आप एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से गेट में कर पाओगे और 10 मार्क्स नहीं 10 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ला पाओगे। तो ये काम आपको 15 दिसंबर के बाद से करना है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपको इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस देखनी है और रिवीजन क्लासेस देखने के बाद पीवाईक्यूज करने हैं। ऑब्वियसली अगर 25 साल के पीवाईक्यू करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप लास्ट 5 साल के या लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। इससे क्या होगा, कम क्वेश्चन होंगे तो जल्दी प्रैक्टिस हो जाएंगे और अपना ध्यान जो पुराने 7 सब्जेक्ट्स थे उनकी रिवीजन पर देना, उनके प्रैक्टिस पर देना और फुल लेंथ टेस्ट देने आप शुरू कर सकते हो उसके बाद। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। रिवीजन क्लासेस में से देख लेना है। रिवीजन क्लासेस आर द क्लासेस जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत ही कम टाइम में आपको रिवाइज करवा दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को करने के बाद गाइस मैं आपको एक बार बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तवज्जो नहीं देता उसका गेट में रैंक ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आपको गेट में महारत हासिल करनी है, अगर आपको गेट में सक्सेस हासिल करनी है, तो कम से कम 3 अटैम्प्ट तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के देने ही चाहिए। और अगर ये बढ़ाकर आप 6 अटैम्प्ट कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि 6 बार सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको हर सब्जेक्ट्स के करने हैं। तो मान लो कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, सपोज करो हीट ट्रांसफर, इसके पीवाईक्यूज मिनिमम 3 बार तो आपको करना ही है। बट अगर 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 हो पाते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, गेट में रैंक लाने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो पीवाईक्यूज को जब आप बार बार करते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आप वैसे ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो। इससे क्या होता है कि अगले साल जब गेट आप देने जाओगे, ओके, तो वही वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप पहले कर चुके हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा और आपका रैंक भी आ जाएगा। और ध्यान रखना, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन एक जगह लिख लो और रिवाइज करने के लिए सोल्यूशन पढ़ लो, बस नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके देखना है हमेशा। तो आप इसको करो, करके देखो, करके देखोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो 3 अटैम्प्ट आपको मिनिमम देने हैं, जो कि बढ़कर 6 अटैम्प्ट भी हो सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू सक्सेस। और उसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे टॉपिक वाइज टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से शुरू करते हैं या फुल लेंथ टेस्ट से शुरू करते हैं। गाइस मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्ट्रेटेजी गलत है, पर अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बिकॉज एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फुल लेंथ देने से आप कभी भी एक सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन या पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। लेकिन एक सब्जेक्ट के 6 से 7 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक का एक टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप देते हो तो लगभग भी आपके 200 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हो जाते हैं। अभी 200 प्लस क्वेश्चन आर फ्रॉम द 200 डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब उन क्वेश्चंस को करने से आपके 200 टॉपिक प्रिपेयर हो गए।
अब एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 30 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 30 ही टॉपिक प्रिपेयर हो पाएंगे। और फुल लेंथ में तो एक सब्जेक्ट के 4 से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 4 से 5 टॉपिक कवर हो पाएंगे। अब उन 4 से 5 टॉपिक में तो पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो जिसमें लगभग सारे मिलाकर 200 प्लस क्वेश्चन एक टॉपिक से होते हैं, तो उन 200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप पूरे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से धुआंधार वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए टॉपिक वाइज टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है। और टॉपिक वाइज टेस्ट सिलेबस खत्म करने के बाद नहीं देना है, सिलेबस चलते चलते ही देना है। तो जैसे ही किसी सब्जेक्ट का आपको कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उस चैप्टर का आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखना, ये सारी बातें आपकी हेल्प करेगी और डेफिनेटली आप गेट 2025 के अंदर एक बहुत अच्छा रैंक ला पाओगे। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये लेक्चर्स कहाँ से देखोगे? ये लेक्चर्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और आपकी हेल्प करने के लिए अभी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि 16,998 रुपये का था, वो 50% ऑफ के अंदर आपको 8,499 का मिल रहा है। इसी तरह 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि 23,998 का था, आपके लिए प्राइस कम करके उसे 11,999 का कर दिया गया है। और फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि अभी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, उसका सब्सक्रिप्शन जो कि 35,998 था, उसे कम करके 17,999 कर दिया गया है। और ये प्राइस अगर आपको पे करने हैं इतने डिस्काउंटेड प्राइस, तो उसका एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ यूज़ द कोड अंकुर07। आप देख सकते हो ANKUR073। जैसे ही मैंने कोड लगाया 50% ऑफ हमें मिल गया है, और अब हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर आप अभी ड्रॉपर हो या 7 सेम में हो, तो 6 मंथ का कोर्स आप ले लो। देखो 2025 आपका मेन टारगेट होगा। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो 12 मंथ का कोर्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो 24 मंथ का कोर्स आपका बेस्ट है। जितना पहले लोगे उतना कम प्रेशर होगा, लेक्चर्स को बार बार देख पाओगे, नोट्स अच्छे से बना पाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, और वो भी बहुत कुछ। बट ठीक है, बट जल्दी लेना और डिले मत करना। ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है। जितनी जल्दी आप लोगे उतनी जल्दी आप अपनी क्लासेस को देख पाओगे। और अंकुर073 कोड से ही आपको लेना है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्बैट होने जा रहा है गेट एंड ESC के अंदर। ओके, और इस कॉम्बैट के अंदर आप लैपटॉप, टैबलेट, स्पीकर्स एंड गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हो। तो इसलिए देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी और अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और ये 2024 के सिलेक्शन से 40 प्लस सिलेक्शन हमारे हुए थे 2024 में। आप ये देख सकते हो, नाम, रैंक और फोटो। और मेरा टारगेट 2025 में 60 सिलेक्शंस का है। तो गाइस अगर आप भी उन 60 का पार्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरी गाइडेंस में इनरोल करो बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। मुझे वीकली बेसिस पे रिपोर्ट भेजो और मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करेक्शंस करने हैं अपनी प्रिपरेशन में, जर्नी चेंज करनी है या मुड़ना है, सब आपको बताऊँगा। सारा टेक्निकल सब्जेक्ट और एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करूँगा। आप बस अपना बेस्ट दीजिए। एंड गाइस, अंकुर बंसल सर और अंकुश गुप्ता, मतलब मैं और मेरे साथी अंकुश गुप्ता सर, दोनों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है। और अब आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज सारे ही सब्जेक्ट्स अब हमने पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो आपको हम दोनों से केमिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग विद द MTO, STO, IBC, PD, MO, CT, मैथ्स मेरे से, CRE, BC, FM, थर्मो, FT अंकुश सर से। ओके, तो आपको कोड यूज़ करना है अंकुर073, और अंकुर073 यूज़ करते ही आप मेरे और अंकुश दोनों की गाइडेंस में इनरोल कर जाओगे। तो गाइस ये था आज का सेशन। आई होप आज के सेशन ने आपकी हेल्प की होगी। इसी तरह आगे भी मैं सेशंस आपके लेता रहूँगा, आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।